रहीम। डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 जो है वो आज डिस्कस करना है। आज हमारा लॉ पेपर एसडीओ पीरा का जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है ये डिटेल के अंदर समझना है। अगर आप मेरे इस लेक्चर के साथ मंसूब रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लेक्चर के एंड में आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। और साथ में मेरा जो लेक्चर का तरीकाकार होगा वो यूं होगा कि पहले मैं आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 जो है वो डिटेल में समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें पंजाब टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 100 के करीब, वो मैं आपसे जो है वो शेयर करूंगा और उनकी जो है वो वजाहत दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के साथ मंसूब रहें। इंशाअल्लाह पंजाब टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका कंफ्यूजन जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। ये जो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है ये बर्रे सगीर के कदीम ज़र्री कवानीन में से एक है, जो बरतानी दौर में उस मकसद के लिए बनाया गया कि पंजाब की ज़र्री ज़मीन में ज़मीन के मालिक यानी ज़िम्मेदार, किरायादार, जिसको हम मज़ारे या काश्तकार के ताल्लुक को जो है वो मुनज़्ज़म किया जा सके। ये कानून आज भी पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में नाफिज है और वक्तन वक्तन जो है इसमें तरमीम की जाती रही है, ताकि बदलते हुए हालात के मुताबिक इसको मजीद मौसर जो है वो बनाया जा सके। आम तौर पर बेटा ये जो पंजाब टेनेंसी एक्ट है ये एक ओल्डेस्ट एग्रेरियन लॉ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ है, जो कॉलोनियल इंडिया जब जिसमें हम पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, अपना बड़े सगीर के दौर में ही इसको ब्रिटिश ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। और आम तौर पर जो है ये रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड्स यानी जिम्मेदार, इसके अलावा टेनेंट्स यानी मुजाहिरीन या काश्तकार, और इसके अलावा जो है ये उनके दरमियान राइट्स को, लाइबिलिटीज को, रेंट को एंड लैंड डिस्प्यूट्स जो है इनको क्लेरिफाई करते हैं। ये अब इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का पर्पस क्या है? अगर मैं इस एक्ट के पर्पस की तरफ आऊं तो ये कानून बर्रे सगीर में ज़र्री निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बुनियादी मकासद जो है उनमें पहले नंबर पर आता है टू डिफाइन द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट्स, यानी कि काश्तकारों के हकूक और जिम्मेदारियों को क्या करना, वाज़े करना। सबसे पहला ये मकसद था कि काश्तकारों यानी कि मुजाहिरीन के हकूक और जिम्मेदारियां कानून के जरिए से तय कर दी जाए। इससे पहले अगर जिम्मेदार जो है अपनी मर्जी से किराया बढ़ा देते थे या काश्तकारों पर गैर जरूरी बोझ डाल देते थे तो इस कानून ने इस ज्यादती को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा बेटा टू रेगुलेट रेंट एंड ऑक्यूपेंसी राइट एंड इवेक्शन, यानी कि किराया, कब्जा और बेदखली का निज़ाम। किराया, कब्जा और बेदखली के निज़ाम के लिए असूल मुतय्यन किए। इससे ये हुआ कि जो इविक्शन है और बेदखली है, ऑक्यूपेंसी राइट जो है या कब्जा रखने का हक जो है, रेंट वगैरह, इसको काफी हद तक जो है कंट्रोल करने के लिए असूल मुतय्यन किए और जमीन का किराया मुतय्यन किया गया, जिससे जिम्मेदार किसी काश्तकार को अपनी मर्जी से बेदखल नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए भी कानूनी तरीकाकार जो है वो लाजिम करार दिया गया कि कोई भी ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी के जरिए से जो है वो किसी भी आमतौर पर जो किराएदार है या हम कह सकते हैं काश्तकार है उसको बेदखल ना करे। टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स, यानी झगड़ों के हल के लिए कानूनी रास्ता जो है वो मुतारिफ करवाया गया। लीगल रेमेडीज एंड डिस्प्यूट्स मीन कि झगड़ों के हल के लिए जो है कानूनी रास्ता मुतारिफ कराया गया। और ये तीसरा बड़ा मकसद था कि जिम्मेदार और काश्तकार के दरमियान कोई झगड़ा ही पैदा ना, तो इसको हल करने के लिए अदालतों और कानूनी रास्ते फराहम किए गए। इससे इंसाफ का निज़ाम कायम हो और फ्रीकैन को हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो क्या किया जाए, यकीनी बनाया जा सके।
तो फ्रीकैन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, एक प्रॉपर निज़ाम कायम करने के लिए इसको जो है वो अल्टीमेटली लागू किया, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड रेवेन्यू फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। यानी बेटा इसका चौथा बड़ा और आखिरी इंपॉर्टेंट मकसद ये था कि जमीन के हवाले से हकूक और रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो तहरीरी तौर पर रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो महफूज किया जाए। इससे ये पता चलता है कि जमीन का मालिक कौन है, काश्तकार कौन है, किसका कितना हक जो है बनता है, आया कि हक उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी पहली स्लाइड का अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो वो ये है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट ने ज़र्री निज़ाम में शफाफियत पैदा की, काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिम्मेदार और मज़ारे के जो ताल्लुकात थे उनको कानून के तहत जो है एक पार्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर जो है वो लाया गया। इसके बाद बेटा इसके टोटल 8 चैप्टर्स हैं, यानी पंजाब टेनेंसी एक्ट को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई हिस्सा, और इब्तदाई हिस्से के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स को डिफाइन किया कि ये कानून किससे मुताल्लिक है, यानी कि टेनेंट क्या होते हैं, इसके अलावा लैंड ऑनर क्या होता है, रेंट क्या होता है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो क्या होता है, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है, इनकी कैटेगरीज को जो है वो एक्सप्लेन किया गया। अगर मैं इनमें काश्तकार या मजारे यानी कि टेनेंट के ऊपर जो है वो बात करूं तो क्या कहूंगा, ये बेसिकली वो शख्स है जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी करता है। टेनेंट जो है ये वो शख्स है जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी करता है और इसके बदले में वो मालिक को किराया या पैदावार का जो है वो हिस्सा देता है। उसके बाद अगर मैं आपको लैंड लॉर्ड के बारे में बताऊं, लैंड ऑनर के बारे में बताऊं, जो जिम्मेदार है या जमीन का मालिक है, ये वो शख्स होगा जो जमीन का असल मालिक है, जो अपनी जमीन किराया या पैदावार वसूल करने का हक रखता है। और रेंट बेसिकली वो रकम है या पैदावार है जो काश्तकार जमीन के इस्तेमाल के बदले मालिक को देता है। और ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है इसका मतलब होता है काबिज काश्तकार, वो काश्तकार है जो लंबे अरसे से जमीन पर काबिज हो और कानून के मुताबिक उसको जमीन पर रहने और काश्त करने का जो है वो खास हक हासिल होगा, जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट होगा। इसे आसानी से बेदखल जो है वो नहीं किया जा सकता। आगे चलकर मैं वजाहत के साथ भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अगर मैं रेवेन्यू ऑफिसर की बात करूं तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा ऐसे अफसरान हैं जो जमीन, किरायादारी, आमदनी के मामलात को देखता है और तनाज़ात को हल करने की जो है वो कोशिश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो प्रीलिमिनरी चैप्टर है ना, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बयान हुई है मैंने उसको इजी अल्फाज में आपके सामने पेश किया। आप चाहें तो इनको जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ हूं तो इसकी हेडिंग है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, यानी कि काश्तकारों की अकसाम। काश्तकारों की कुछ अकसाम है। टेनेंट्स मैंने अभी बताया हु हैव परमानेंट राइट ऑफ कल्टीवेशन। एक होते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, यानी कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स बेसिकली काबिज काश्तकार होते हैं, और जो काबिज काश्तकार होते हैं ये परमानेंटली राइट रखते हैं कल्टीवेशन का, इसलिए इनको कैन नॉट बी इजीली इविक्टेड, इनको रिमूव आउट नहीं किया जा सकता, इनको इविक्टेड नहीं किया जा सकता, इनको बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जो हैं ये वो काश्तकार होते हैं जो जमीन पर काश्त का मुस्तकिल हक हासिल होता है जिनको, और वो लंबे अरसे से जमीन पर काश्त कर रहे होते हैं, इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता। और दूसरे जो नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स होते हैं ना, गैर काबिज काश्तकार, ये ऐसे टेनेंट्स होते हैं जो विदाउट परमानेंट राइट्स के काश्त कर रहे होते हैं और इनको नोटिस देकर जो है वो रिमूव आउट किया जा सकता है। यानी नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जो हैं ये वो काश्तकार होते हैं जो जमीन पर मुस्तकिल हक नहीं रखते, ये जिम्मेदार की इजाजत से काश्त करते हैं और जिम्मेदार इन्हें नोटिस देकर जो है वो बेदखल कर सकता है। और तीसरे होते हैं बेटा टेनेंट्स एट विल, यानी मर्जी के काश्तकार, टेनेंट्स एट
विल यानी मर्जी मर्जी के काश्तकार, ये फुली डिपेंडेंट ऑन द लैंडलॉर्ड्स विल, ये लैंडलॉर्ड्स की विल के ऊपर मुकम्मल डिपेंड करते हैं। ये ऐसे काश्तकार हैं जो मुकम्मल तौर पर जमींदार की मर्जी पर जो है वो मुनहसर होते हैं। जमींदार जब चाहे इन्हें जमीन से हटा सकता है और जब चाहे काश्त जारी रखने के लिए जो है वो कह सकता है। दीज आर दोज टेनेंट्स विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लैंडलॉर्ड्स विल। तीसरे, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जिनको हम नाम देते हैं सब टेनेंट्स। सब टेनेंट्स जो है ना, ये इनको हम कहते हैं जिली काश्तकार। जिली काश्तकार, ये जो जिली काश्तकार होते हैं, ये वो काश्तकार हैं जो किसी और काश्तकार के तहत, यानी किसी और टेनेंट्स के तहत जो है, किसी और टेनेंट्स के मातहत जो है जमीन पर काश्त करते हैं। यानी वो बराह रास्त जमींदार के मातहत नहीं होते, बल्कि दूसरे किरायादार के जरिए से जमीन हासिल करते हैं। दीज आर दोज कल्टीवेटिंग अंडर एंड अदर टेनेंट्स, जो दूसरे टेनेंट्स होते हैं उनके अंडर जो है वो काम करते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सब टेनेंट्स। इसके बाद बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, तीसरा चैप्टर, वो है राइट्स ऑफ टेनेंट्स से मुतालिक, काश्तकारों के हकूक से मुतालिक। अब काश्तकारों के हकूक में हमने 3 बातें करनी। पहला है राइट टू फेयर रेंट, यानी मुनसिफाना किराया। कोई भी जागीरदार अपनी मर्जी से अपने कहे पर किराया वसूल नहीं कर सकता, बल्कि किराया जो है वो आदलाना होना चाहिए, मुनसिफाना होना चाहिए, फेयर रेंट होना चाहिए। काश्तकार जो है किसी पर नाजायज बोझ नहीं डाल सकता। किराया जमीन की पैदावार के, जमीन की पैदावारी सलाहियत कितनी है, मकामी रिवाज वहां पर क्या चल रहा है, माजी की बुनियाद पर जो है वो क्या होगा, तय होगा। जिम्मेदार मनमानी किराया मुकर्रर जो है वो नहीं कर सकता, यानी कि जिस तरह चाहे वो किराया मुकर्रर नहीं कर सकता। और तनाजे की सूरत में जो काश्तकार है उसको मुकम्मल हक हासिल है कि वो क्या कर सकता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर से रिज्यू कर सकता है इस मामले में। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फेयर रेंट से मुतालिक राइट टू फेयर रेंट, यानी काश्तकार पर कोई नाजायज बोझ नहीं डाला जाएगा। किराया जमीन की पैदावारी सलाहियत, मकामी रिवाज और माजी की बुनियाद पर तय होगा। जिम्मेदार मनमानी किराया जो है वो वसूल नहीं करेगा। और तनाजे की सूरत में काश्तकार जो है अदालत या रेवेन्यू से क्या कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर से रिज्यू कर सकता है, उसको अपनी बात, अपने मसाइल बता सकता है। राइट टू नॉट बी इजेक्टेड एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक ही बेदखली। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से आप किसी को बेदखल कर देंगे। बेदखली जब भी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, यानी काश्तकार को जबरदस्ती जमीन से नहीं निकाला जा सकता। बेदखली सिर्फ कानूनी वजूहात पर मुमकिन है, जैसे मसलन किराया ना नहीं देता जो काश्तकार है, तब आप उसको बेदखल कर सकते हैं। या वो कोई भी मुआहदा जो है, रिटर्न मुआहदा जो है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उस बेस पर भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जिम्मेदार को फिर भी पहले नोटिस देना और अदालत में कार्रवाई करना जो है वो लाजिम है, क्योंकि गैर कानूनी बेदखली पर काश्तकार अदालत से अपना कब्जा जो है वो क्या करवा सकता है, बहाल करवा सकता है। तीसरा है बेटा ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैव हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल राइट्स इन सम केसेस, यानी काबिज काश्तकारों के विरासती और मुंतकली हकूक जो हैं वो भी बनते हैं। जो काबिज काश्तकार लंबे अरसे से जमीन पर काश्त कर रहे हो, उनका हक जो है बाज सूरतों में किस में चला जाता है, विरासती हक में चला जाता है, यानी उसकी औलाद या उसके वरसा जो है जमीन पर काश्त जारी रख सकते हैं। बाज हालात में ये हक जो है मुंतकिल भी किया जा सकता है, बेच देना जिसे आप कहते हो, या मुंतकिल करना, आगे ट्रांसफर कर देना, लेकिन कुछ शराइत के साथ। यूं नहीं है कि क्योंकि ये उनकी अपनी जायदाद तो नहीं होगी जिसको हूबहू ट्रांसफर कर दिया जाए, बल्कि उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो फिर मूवमेंट बनती है। ये हकूक आम काश्तकारों को हासिल नहीं, बल्कि जो काबिज काश्तकार है, जो नस्ल दर नस्ल जो है, जो आबा व अजदाद से ये काम कर रहे हैं, ये हक सिर्फ और सिर्फ उनको हासिल है। अगर मैं तीसरे चैप्टर का आपको खुलासा बताऊं राइट्स ऑफ टेनेंट्स के बारे में, तो किराया हमेशा मुनसिफाना होगा, पहला पॉइंट। बेदखली सिर्फ कानून के मुताबिक मुमकिन है,
दूसरा पॉइंट, काबिज काश्तकारों को खास विरासती और मुंतकली हकूक जो है वो क्या होंगे, हासिल होंगे। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ आऊं बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 है रेंट से मुताल्लिक। अब रेंट किस में पे करना है, किराया अदा करने का तरीका, मोड ऑफ पेमेंट, रेंट की का पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश है या प्रोडक्ट की बेस पर है, काइंड जो प्रोड्यूस होती है, या क्रॉप के शेयर की बेस पर है, किस बेस पर है। यानी मैं यूं कहूं कि किराया जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में अदा किया जा सकता है, जिनमें नकदी मुकर्रर रकम की सूरत में जो 6 माह में 12 माह में तय हुई वो दे दी, अजनास पैदावार का एक हिस्सा तय होता है कि जी इतना पैदावार का इतना हिस्सा जो है मुझे मिलेगा, या फसल का हिस्सा पैदावार को तकसीम करके जिम्मेदार और काश्तकार के दरमियान जो है वो क्या किया जाता है, बांट देना जो है, ये बेसिकली मोड ऑफ पेमेंट जो है वो कहलाता है। पहला पॉइंट, एक्सेसिव रेंट प्रोहिबिटेड, हद से ज्यादा किराया जो है वो क्या है, ममनू है। जिम्मेदार, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, अपनी मनमानी का किराया नहीं ले सकता। किराया इतना होना चाहिए जो जमीन की हालत, पैदावार और मकामी रिवाज के मुताबिक फेयर हो, मुनसिफाना। अगर जिम्मेदार नाजायज तौर पर ज्यादा किराया ले तो काश्तकार जो है अदालत या रेवेन्यू ऑफिसर से क्या कर सकता है, इस सिलसिले में रजू कर सकता है। तीसरा है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग फेयर रेंट, मुनसिफाना किराया तय करने का तरीका। अब एक बात तो होगी ना, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो कहेगा मैं जो किराया ले रहा हूं ये मुनसिफाना है, और जो काश्तकार होगा वो कहेगा कि ये मुझसे तो ज्यादा किराया ले रहा है। अब किसी एक पहलू पे आया तो जाए जिससे दोनों को जो है वो क्या हो, तसल्ली हो। अगर किराए पर तनाजा हो तो फ्रीकैन जिम्मेदार या काश्तकार रेवेन्यू ऑफिसर से क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से जो है या अदालत से जो है वो रजू कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली बताया। अब अदालत या अफसर क्या करेगा, जमीन की हालत, मकामी रिवाज, माजी का किराया, पैदावार देखकर जो है वो उनका किराया तय करेगा। मकसद ये है कि किराया ना तो जिम्मेदार के लिए नुकसानदेह हो और ना ही जो है काश्तकार के लिए बोझ। अगर मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूं तो मैं यूं कहूंगा कि किराया नकदी, अजनास या फसल के हिस्से में से दिया जा सकता है। नाजायज और हद से ज्यादा किराया लेना क्या है, ममनू है। मुनसिफाना किराया जो है वो तय करने के लिए कानूनी तरीकाकार जो है वो क्या है बेटा, मौजूद है, और उसी कानून के तहत ही किराया जो है वो लिया जा सकता है। इसके बाद बेटा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स, यानी कि बेदखली की वजूहात। मैं अगर यूं कहूं कि काश्तकार जो है वो किन बेसिस पर बेदखल तस्वर होगा, बेदखली की वजूहात क्या होंगी, तो इनमें पहला है ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट, यानी बेदखली की जो मेजर वजूहात है। काश्तकार को जमीन से सिर्फ मखसूस वजूहात की बिना पर ही बेदखल किया जा सकता है। जैसे वो मखसूस वजूहात क्या होंगी, किराया अदा ना करना, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर काश्तकार बार बार किराया अदा ना करे, बेदखल तस्वर होगा। बगैर इजाजत जिल्ली काश्तकार बनाना, यानी कि सब टेनेंट जो है वो बनाना, क्योंकि जो सब टेनेंट्स हैं बगैर मालिक की परमिशन के अगर वो जमीन किसी और को काश्त के लिए दे देते और जिम्मेदार से जो है वो इजाजत ना ले, तो जिम्मेदार का हक बनता है कि वो क्या करे, वो अपनी जमीन जो है वो वापस ले सकता है। इसके अलावा बेटा मुआहदे की खिलाफ वर्जी, वायलेशन ऑफ टेनेंसी कंडीशंस। अगर काश्तकार जमीन या मुआहदे के असूलों की क्या करे, खिलाफ वर्जी करे, तो तब भी वो इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स जो है वो तस्वुर में आएगा। और ये बेसिकली चंद एक ग्राउंड हकीकतें थी। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर किराया वक्त पर अदा ना करें, सब लेटिंग विदाउट परमिशन, जो और जिली जो है वो काश्तकार हैं उनको क्या करें, जिली काश्तकारों को जो है वो अपनी जमीन दे दे और जिम्मेदार की प्रॉफिट के अपना कमीशन बताए बगैर, उनकी इजाजत लिए बगैर, तो ये किस में आएगा, सब लेटिंग विदाउट परमिशन, वायलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट कंडीशंस। अगर वो टेनेंसी कंडीशंस को जो है वो फॉलो ना करे तो तब भी जो है वो मुजरिम तस्वर होगा और इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स के तहत जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है वो बेदखल कर दिया जाएगा।
इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है कैन नॉट बी इजेक्टेड एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स। काबिज काश्तकार के पॉइंट ऑफ व्यू से काबिज काश्तकार जो है तो आम वजूहात की बिना पर बेदखल नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ कानून में मखसूस वजूहात पर ही बेदखल किया जाता है, जैसे कि किराए का मुसलसल ना देना या जमीन को नुकसान पहुंचाना। इस मकसद के लिए काबिज काश्तकार को जिम्मेदार जो है कि मनमानी से महफूज रखना भी इसका पर्पस है, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो अपनी मनमानियां करते हैं ना, तो उनकी मनमानी से महफूज रखने के लिए जो है ये काम किया गया। अब बेदखली का भी पूरा का पूरा प्रोसीजर है। बेदखली के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले नोटिस देना पड़ेगा। मामला अदालत या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने लाया जाएगा। अदालत तमाम शवाहिदात देख कर क्या करेगी, फैसला करेगी कि काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है या नहीं। जिम्मेदार अपनी मर्जी से फोर्स या ताकत का इस्तेमाल करके किसी को जो है वो बेदखल नहीं कर सकता। तो मैं अगर तीसरे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का आपको खुलासा बताऊं तो वो ये होगा कि बेदखली सिर्फ मखसूस कानूनी वजूहात की बिना पर होगी। काबिज काश्तकार को खास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बेदखली के लिए अदालती क्या मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है, तरीकाकार मौजूद है, और उसी तरीकाकार के मुताबिक ही बेदखली होगी। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 है रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स, यानी कि रेवेन्यू अफसरान और उससे मुत्तल्लिक अदालतें। रेवेन्यू ऑफिसर के अख्तियारात क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनमें कौन सी चीजें इंपावर्ड है, कौन से उनके अख्तियारात हैं। तो इनके लिए सबसे पहले जो आपने याद रखना है, डिसाइड डिस्प्यूट्स, वो झगड़ों को का फैसला करता है। मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करता है। हेयर केसेस ऑफ रेंट, इजेक्टमेंट्स एंड ऑक्यूपेंसी राइट्स, वो जो है रेंट है या इजेक्टमेंट है या ऑक्यूपेंसी राइट्स जो हैं इनको क्या करता है, हेयर करता है। यानी अगर मैं यूं बताऊं आपको कि रेवेन्यू अफसरान को जरी जमीन या किराएदारी के मामला देखने के लिए खास इख्तियारात दिए गए हैं। मसलन तनाज़ात का फैसला, डिसाइड डिस्प्यूट्स, जिम्मेदार और काश्तकार के दरमियान झगड़ों का फैसला करेगा। जमीन का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड, जमीन की मालकियत, किराएदारी और कब्जे का रिकॉर्ड मुरत्तब करेगा और महफूज करेगा। मुकदमात की समात, हेयर केसेस जो किससे मुताल्लिक होंगे, किराया से रेंट, इजेक्टमेंट बेदखली से, कब्जे के हकूक यानी ऑक्यूपेंसी राइट्स से मुताल्लिक होंगे, तो उन मुकदमात को वो सुनेगा भी सही। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेटा बेसिकली बताया गया है किसके बारे में, चैप्टर नंबर 7 है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। चैप्टर नंबर 7 जो है वो किससे मुतालिक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात करूं तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में हमारे पास आता है लैंड ऑनर एंड टेनेंसी रिकॉर्ड मेंटेन्ड। लैंड ऑनर एंड टेनेंसी रिकॉर्ड जो है उसको क्या किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। और इसके अलावा जो है सिविल विलेज जो है हैज अ जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सिविल चीजों के पास जो है वो क्या होना चाहिए, वो जमाबंदी का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो होना चाहिए। यानी मैं यहां पर यूं बता रहा हूं, रिकॉर्ड यहां पर जो बेसिक पॉइंट आ रहा है ना बेटा, वो ये आ रहा है कि आमतौर पर जो तनाज़ात से मंसूब चीजें होंगी उनको हल कैसे किया जाए। हर गांव में एक जमाबंदी तैयार की जाती है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहलाती है, जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं, जो जमाबंदी होती है। इसमें जो जमीन की तफसीलात है, मालकान है, काश्तकारों के नाम है, कब्जे की नोयत है, वाजिबुल अदा किराया है, ये दर्ज होता है। जमाबंदी हर चंद साल बाद जो है वो रेवेन्यू अफसरान के जरिए से नजर सानी की जाती है, उनको देखा जाता है। और अगर मैं चैप्टर नंबर 7 का शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो रिकॉर्ड ऑफ राइट जमीन और किराएदारी के मामलात को शफाफ बना,
हर गांव की जमाबंदी असल सबूतों के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस निजाम से झगड़ों में कमी आती है और इंसाफ के तकाजे जो है उनको पूरा करने में काफी हेल्प मिलती है। 8 है बेटा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि तनाज़ात का। इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, यानी पंजाब जिम्मेदार और काश्तकार जो है ना, इनके दरमियान तनाज़ात की मखसूस शिक्के मौजूद है। पंजाब टेनेंसी एक्ट में जिम्मेदार और काश्तकार के दरमियान झगड़ों को हल करने के लिए खसूसी दफात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इन झगड़ों में आमतौर पर किराया, बेदखली, कब्जे का हक या जमीन के रिकॉर्ड से मुतालिक तनाज़ात जो है वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसका मकसद ये है कि जिम्मेदार अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल जो है वो ना करे और काश्तकार को क्या हो, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, काश्तकार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। सिविल कोर्ट्स जो है जनरली बार डिस्प्यूट टू द गो टू द रेवेन्यू कोर्ट। आमतौर पर जो सिविल अदालतें हैं वो इनकी क्या करती हैं, मामानत करती हैं, यानी ज्यादातर जो जरी मामलात है ना वो सिविल अदालतों में नहीं शो होते, क्योंकि सिविल अदालतों को इसका अख्तियार ही नहीं है। इन तनाज़ात को हल करने के लिए बराह रास्त रेवेन्यू अदालतों के सामने जो है वो क्या किया जाता है, पेश किए जाते हैं। वजह यह है कि रेवेन्यू अदालतें जरी मामलात में माहिर समझी जाती हैं और इनके पास जमीन और किरायादारी से मुतालिक जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। अगर मैं डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन को आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये होगा कि जरी तनाज़ात के लिए मखसूस शिक्के जो है वो मौजूद है अदालत। तमाम अदालतें इन मुकदमात को नहीं सुन सकती। स्पेसिफिक रेवेन्यू कोर्ट्स होंगे जो इनको जो है वो सुनेंगे। तमाम झगड़े रेवेन्यू अदालतों में ही हल किए जाएंगे ताकि फौरी और माहिराना फैसला जो है वो यकीनी बनाया जा सके या उसको जो है वो अमल में लाया जा सके। इसके बाद है बेटा पंजाब टेनेंसी एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको मैंने 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रोटेक्टेड फिशेंट फ्रॉम एक्सप्लॉइशन, कंट्रोल आर्बिट्रेरी इजेक्टमेंट, establish a legal system for agriculture tenancy, basis of many lateral tenancy and land reforms in Pakistan। यानी कि बेटा अगर मैं इसके पहले पॉइंट की तरफ आऊं, प्रोटेक्ट फिजेंट फ्रॉम एक्सप्लॉइशन, किसानों को इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ देना। इस एक्ट ने किसानों को, मुजाहिरीन को जिम्मेदारों के जुल्म जबर और नाजायज इस्तेहसाल से क्या किया है, महफूज किया। पहले किसान अक्सर मनमानी शराइत और ज्यादा किराया देने पर मजबूर होते थे, मगर इस एक्ट से इनके हकूक क्या हो गए, वाज़ेह हो गए। दूसरा है कंट्रोल आर्बिट्रेरी इजेक्टमेंट, यानी कि इसमें क्या है बेटा, मनमानी बेदखल करने पर पाबंदी। कंट्रोल आर्बिट्रेरी इजेक्टमेंट मीन मनमानी से बेदखली करने पर पाबंदी। जिम्मेदार किसानों को अपनी मर्जी से जमीन से निकाल देते थे। एक्ट ने यह असूल बनाया कि किसान को सिर्फ कानूनी वजूहात पर ही क्या किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है, किसी को अपनी मर्जी से जो है वो रिमूव नहीं कर सकते आप। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल सिस्टम, जरी किरायादारी के लिए कानूनी निजाम। इस कानून ने जरी जमीन और किरायादारी के मामलात को जो है एक कानूनी ढांचे के तहत लाया। तनाज़ात के हल के लिए रेवेन्यू अफसरान जो है, रेवेन्यू अदालतों का निजाम जो है वो बनाया गया। और बाद में लेटर टेनेंसी जो है लैंड रिफॉर्म्स की गई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 जो है पाकिस्तान और भारत में, फिर इनमें जरी इस्लाहात की गई, रिफॉर्म्स की गई और इन असूलों के बाद जो है वो क्या की गई, पॉलिसीज जो है वो मुरतब की गई कि किस तरह से जो है वो निजाम चलाया जाएगा, किस तरह से जो है वो सिस्टम को कंटिन्यू किया जाएगा। ये एक्ट किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संग मील साबित हुआ। मुनसिफाना किराया, कानून में बेदखली और तनाज़ात के हल के जरिए से किसानों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो और इस्तेहकाम मिला। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इंसाफ मिलता है और कानून बरे सगीर की जरी इस्लाहात की तारीख में एक बुनियादी हैसियत भी रखता है। तो बेटा ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है पंजाब टेनेंसी एक्ट का तारुफ कराया। इसके शामिल 8 चैप्टर्स और हर चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में जो है
वो क्या बात हुई है, मैंने कोशिश की कि इनमें से जो वो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर जो है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। द पंजाब टेनेंसी एक्ट वाज एक्टेड इन विच ईयर? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टाइटल में ही है 1887। मैंने पहले भी बताया ये कानून अंग्रेजी दौर में, अंग्रेजों के दौर में जमी जमीनों पर किराएदारी के ताल्लुकात को क्या करता है, मुनज़्ज़म करने के लिए जो है वो बनाया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट लैंड लॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। इस कानून का, इस एक्ट का जो बेसिक मकसद था, पर्पस था, वो ये था कि जिम्मेदार और किराएदार के दरमियान ताल्लुकात इंसाफ पर जो है मबनी क्या बनाए जाएं, कुछ रूल्स बनाए जाएं, कुछ असूल बनाए जाएं, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो काश्तकार या किराएदार को जो है उसका हक नहीं देता था, वो उन पर बेतहाशा जो है वो जुल्म करते थे। द एक्ट प्राइमरली अप्लाइज टू, ये एक्ट जो है वो कहां पर इंप्लीमेंट होता है, तो याद रखिएगा दिस एक्ट इज इंप्लीमेंट टू एग्रीकल्चरल लैंड्स इन द पंजाब। ये कानून पंजाब की जर्री जमीनों पर लागू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हु कॉन्सिडर्ड अ टेनेंट अंडर द एक्ट, तो एक्ट के तहत जो टेनेंट हैं उनको क्या कहा गया है, किसको कहा गया है? पर्सन कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर प्रॉफिट, यानी जो शख्स जमीन काश्त करे और नफा कमाए वो टेनेंट है, यानी कि वो किरायादार है, वो काश्तकार है, वो मजारे है। इसके बाद है बेटा रेंट अंडर द एक्ट इज। अब रेंट कितना होगा इस एक्ट के मुताबिक, तो इसका जवाब है बेटा डिटरमाइंड बाय द कस्टम ऑफ या एग्रीमेंट्स। डिटरमाइंड बाय द कस्टम और एग्रीमेंट, यानी किराया कितना होगा, तो किराया जो है वो बेसिकली रस्म और रिवाज या मुआहदे के मुताबिक जो है वो तय होगा जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। द एक्ट डिफाइन लैंड लॉर्ड्स एज, ये एक्ट जो है ये लैंड लॉर्ड्स को किसको कहता है, तो आप बताएंगे पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉर्ड, जिम्मेदार। यानी जिम्मेदार वो शख्स है जो किराया वसूल करने का हक रखता है, जो किराया वसूल करने का हक रखता है। द एक्ट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू, ये जो एक्ट है ये किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली बनाया गया है, तो आप बताएंगे टेनेंट्स को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है। ये बेसिकली किरायादार को बिला वजह निकालने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है ये बनाया गया। टेनेंट्स को, मजारे को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बनाया गया। रेंट फॉर टेनेंट्स लैंड होल्डिंग में बी, यानी कि जो लैंड होल्डिंग पर्सन है तो उनके किराए के लिए क्या शराइत होंगी, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रेट्स, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रेट्स, यानी कि किराया आमतौर पर मकामी रिवाज के मुताबिक जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। द एक्ट रेगुलेट्स, ये जो टेनेंसी एक्ट है ये क्या रेगुलेट करता है, तो आप बताएंगे बेटा रेगुलेट द रेंट, इविक्शन एंड टेनेंसी राइट्स। ये कानून किराया, बेदखली, विक्शन किसको कहते हैं बेटा, बेदखली को, और किराएदारों के हकूक को मुनज़्ज़म करता है। टेनेंसी राइट्स जो है इनको एक्सप्लेन करता है। इविक्शन ऑफ द टेनेंट रिक्वायर रिटन नोटिस एंड लीगल प्रोसीजर। जो इविक्शन है ना किसका, टेनेंट का, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, किराएदार को निकालने के लिए नोटिस और कानूनी प्रोसीजर जो है वो लाजमी करार दिया गया है। हु डिसाइड द रेंट डिस्प्यूट अंडर द एक्ट, अगर कोई किराया जो है वो झगड़े में हो तो फिर उसको कौन डिसाइड करता है, तो आप बताएंगे दिस इज डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज। तनाज़ात जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो हल करते हैं, या अगर उनसे भी हल ना हो रहा हो तो फिर मकामी जो अदालतें हैं उनके पास जाकर जो है इन तनाज़ात का डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। वैसे सिविल कोर्ट्स जो है वो इस पर ज्यादातर असरअंदाज नहीं होते, लेकिन पहले रेवेन्यू अथॉरिटीज और उसके बाद जो है किसकी तरफ जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट्स की तरफ। टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट बी, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो किस शक्ल में होना चाहिए, किरायानामा हमेशा 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 लाजमी तहरीर की शक्ल में होना चाहिए।
इसलिए हम कहेंगे रिटर्न, यानी लाजमी तहरीर की शक्ल में होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर प्रोटेक्ट्स द टेनेंट्स फ्रॉम, जो सिक्योरिटी है ये बेसिकली टेन्योर को प्रोटेक्ट करती है, टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके एरिया को, उनके टाइम को, किससे? आर्बिट्रेरी इन्फेक्शन इवेक्शन एंड रेंट इंक्रीज से। यानी बताने का मकसद बेटा ये कि किराएदार जो है वो बिला वजह किराया ना बढ़े या बड़ा बिला वजह निकाले ना, इससे बेटा ये जो है ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कि किराएदार बिला वजह किराया भी ना बढ़ाए और जो काश्तकार है उसको निकाले भी ना। ए टेनेंट कैन बी इविक्टेड फ्रॉम नॉन पेमेंट, सबलिटिंग और मिस यूज ऑफ लैंड, यानी कि जो किराया किस बेस पर जो टेनेंट है वो निकाला जा सकता है, बेदखल तस्वुर होगा। अगर वो किराया नहीं देता तब नॉन पेमेंट, जमीन आगे देना या गलत इस्तेमाल करने पर सबलिटिंग यानी अपने जिली लोगों को देना, या मिस यूज ऑफ द लैंड जो है जमीन का जो है वो गलत इस्तेमाल करना जो है, इस बेस पर जो है उनको निकाला जा सकता है। द कस्टमरी रेट्स ऑफ द रेंट आर डिटरमाइंड बाय, जो कस्टमरी रेट्स हैं रेंट के ये कौन डिटरमाइन करते हैं? लोकल कस्टम्स एंड द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो ये किराया मकामी रवाज या जो हुकूमती नोटिफिकेशंस है ना, उनकी मदद से इसको क्या किया जाता है, इसको जो है वो तय किया जाता है। लोकल कस्टम्स एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। एक्ट अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ द टेनेंट्स, एक्ट जो है वो कौन सी टाइप के टेनेंट्स पर अप्लाई होगा? तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल टेनेंट्स जो हैं इनके ऊपर ये अप्लाई होगा। ये कानून सिर्फ ज़रूरी किरायादारों पर क्या होता है, लागू होता है, हर एक इससे जो है वो मुस्तस्ना है। रेंट इज यूजुअली पेएबल, अब ये रेंट देना कैसे चाहिए? या तो अमूमन कैसे, एनुअली सालाना, या एज एग्रीड, किराया या तो सालाना या फिर तयशुदा वक्त पर ही दिया जाता है। जो मुआहदा होगा ना लोगों के दरमियान, जिम्मेदारों और काश्तकारों के दरमियान, तो उसके मुताबिक जो है इसका इंतखाब किया जाएगा। द एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये एक्ट किन किन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है? तो आप बताएंगे आर्बिट्रेरी रेंट, इविक्शन विदाउट नोटिस एंड एक्सप्लॉयशन, यानी कि किरायादारों को नाजायज किराया और बेदखली के तहफ़्फ़ुज़ से बचाने के लिए जो है ये बेसिकली इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है बेटा लैंडलॉर्ड्स राइट्स इंक्लूड, लैंडलॉर्ड के राइट्स में क्या आता है? कलेक्ट रेंट, रिकवर ड्यूज, इंस्पेक्ट द लैंड। वो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड है वो किराएदार से आमतौर पर क्या करेगा, जिम्मेदार जो है वो किराया वसूल करने और जमीन को देखने का जो है वो हक रखता है। इसके अलावा बेटा टेनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेनेंट्स जो है वो किसके लिए जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रॉपर कल्टीवेशन, पे रेंट, नॉट डैमेजिंग द लैंड, यानी किरायादार जमीन में दुरुस्त काश्त करे और किराया वक्त पर दे, जमीन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डिस्प्यूट्स अंडर द एक्ट आर सेटल्ड बाय, जो डिस्प्यूट होंगे तो या तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है उनको हैंडल करेगा, या इसके अलावा जो है किसका सहारा लिया जाएगा? सिविल कोर्ट जो है इसका सहारा लिया जाएगा। या तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है या फिर सिविल कोर्ट जो है इनके अफसरान इसको तय करेंगे। द एक्ट अप्लाई टू द लैंड हेल्ड बाय टेनेंट्स कल्टीवेटिंग फॉर प्रॉफिट, ये आम जो लोग नफे के लिए जमीन काश्त करते हैं उन पर यह कानून जो है वो लागू होगा। ये एक्ट किन पर लागू होगा? टेनेंट्स कल्टीवेटिंग फॉर प्रॉफिट, वो टेनेंट्स जो नफे के लिए जो है वो जमीन इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उन पर यह लागू होगा। लैंडलॉर्ड्स कैन नॉट इविक्ट टेनेंट्स विदाउट रिटन नोटिस और लीगल सैंक्शन, यानी कि बेटा क्या कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो कैन नॉट इविक्टेड टेनेंट्स विदाउट रिटन नोटिस एंड लीगल सैंक्शन, जिम्मेदार बगैर नोटिस और कानूनी इजाजत के किराएदार को निकाल नहीं सकता। रेंट इन्हांसमेंट रिक्वायर
रेंट इन्हांसमेंट जो है वो किस चीज की डिमांड करती है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या फिर बेटा कस्टमेरी जस्टिफिकेशन। यानी कि रेंट इन्हेंसमेंट जो है ये किराया बढ़ाने के लिए हुकूमती इजाजत या रिवाज का जवाब जो है वो जरूर होना चाहिए, उस बेस पर ही ये क्या होगा, किराया जो है वो बढ़ेगा। द टेनेंट्स हैव राइट टू सिक्योर एंड लीगल प्रोटेक्शन। टू सिक्योर एंड, किराएदार को जमीन पर कब्जा और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल है। लीज एग्रीमेंट अंडर द एक्ट आर टाइम बाउंड, कि किरायादारी मुआहदा हमेशा मुकर्रर मुद्दत के लिए जो है वो तय पाता है। रेंट डिस्प्यूट कैन बी अपील्ड टू द, रेंट डिस्प्यूटेड जो है ये हमेशा रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं इनके जिम्मे है, हमेशा जो है मेरा बेटा इनको किराएदार के तनाज़ात को रेवेन्यू अफसर जो है उनके पास अपील के लिए जो है वो जा सकते हैं। मिनिस्टर ऑब्लिगेशन इंक्लूड मेंटेन फेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स राइट्स। वजीर का फर्ज है कि इंसाफ को कायम करे और किराएदार के हकूक की क्या करे, हिफाजत करे। रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी, रेंट एग्रीमेंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। किरायानामा हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर मींस, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर जो है इसका मतलब है कि टेनेंट्स कैन नॉट बी इविक्टेड आर्बिट्रेरली, यानी कि किराएदार जो है को बिला जवाज जो है वो निकाला नहीं जा सकता। टेनेंट्स आर लायबल टू पे, टेनेंट्स जो है वो आमतौर पर क्या करेंगे, किराएदार जो है उस पर लाजिम है कि वो तयशुदा किराया क्या करे, वो अदा करे। जो एग्रीड रेंट है उसको अदा करना जो है वो लाजिम है। लैंडलॉर्ड कैन नॉट इंक्रीज द रेंट विदाउट जस्टिफिकेशन और इविक्ट विदाउट प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपनी मर्जी से जिम्मेदार नाजायज तौर पर किराया जो है वो नहीं बढ़ा सकता और ना ही अपने तरीकाकार के जरिए से उसको क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन। एक्ट प्रमोट एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी, एक्ट जो है ये कानून जो है वो ज़र्री इस्तेहकाम को क्या करता है, फिरोग देता है। रेंट में बी इनहेंस्ड इफ कस्टमरी रेट चेंज, लैंड यील्ड बेटर क्रॉप्स आर गवर्नमेंट अलाउ। ये जो है बेटा ये कानून ज़र्री इस्तेहकाम को क्या करता है, फरोग देता है। और किराया जो है वो कब बढ़ाया जाए, किराया तब बढ़ाया जाता है जब रिवाज या पैदावार या बदले या हुकूमत इजाजत, यानी कि किसी चीज का रिवाज चल रहा हो तो उस रिवाज के मुताबिक जो है वो किराया बढ़ाया जाए, नो प्रॉब्लम। या पैदावार ज्यादा हो रही हो, किराया बढ़ा दिया जाए, वो जमीन अच्छी है भाई, तब भी नो प्रॉब्लम। या हुकूमत जो है वो कहे कि इसका रेट ये है, इसका किराया ये है, ये होना चाहिए, तब भी जो है वो जिम्मेदार उस पर जा सकता है। टेनेंट्स में बी इविक्टेड फॉर, टेनेंट्स जो हैं ये इविक्टेड होते हैं नॉन पेमेंट, मिस यूज ऑफ लैंड एंड वायलेशन ऑफ लीज। तो किराया ना देना या गलत इस्तेमाल या मुआहदा तोड़ने पर किरायादार को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। एक्ट प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिव लैंडलॉर्ड्स, आर्बिट्रेरी इविक्शन एंड एक्सेसिव रेंट। तो एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है किराएदारों को इस्तेहसाली से, किसकी, जिम्मेदारों की। ये जमींदारों की इस्तेहसाली से क्या करता है, बचाता है। इसके अलावा लीज टर्म्स में इंक्लूड, ये जो लीज की टर्म है ये किस पर डिपेंड करती है, ड्यूरेशन पर, रेंट पेएबल पर और कल्टीवेशन कंडीशन पर। किरायानामा में मुद्दत, किराया और जमीन के इस्तेमाल की शराइत जो है वो क्या है, ये इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। डिस्प्यूट्स ओवर द रेंट आर रेफर्ड टू, जो डिस्प्यूट होते हैं रेंट पर वो किसको रेफर किए जाते हैं, तो वो बेसिकली रेफर किए जाते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज को। वो रेवेन्यू अथॉरिटीज को किराए के तनाज़ात हमेशा रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं वो देखती हैं। एक्ट इनकरेज सिक्योर एंड टेन्योर फॉर टेनेंट्स,
ये जो एक्ट होता है ये कानून किरायादार को महफूज और कब्जा फराहम करता है। टेनेंट्स लाइबिलिटी इंक्लूड पेइंग रेंट, प्रॉपर कल्टीवेशन, कंपाइलिंग विद द लीज कंडीशन। किरायादार किराया दे, जमीन सही काश्त करें और शराइत पर जो है वो क्या करें, अमल करें। लीज एग्रीमेंट्स में बी टर्मिनेटेड बाय, ये मुआहदा सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से खत्म होगा बाय लीगल प्रोसेस। रेंट अंडर द एक्ट इज फिक्स्ड बाय लॉ और कस्टम। जो रेंट होगा अंडर द एक्ट, किराया जो है वो कानून या रिवाज के मुताबिक जो है वो मुकर्रर किया जाए। टेनेंट्स राइट्स इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, फेयर रेंट, लीगल प्रोटेक्शन। जो टेनेंट्स राइट्स है ना, वो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, फेयर रेंट और लीगल प्रोटेक्शन जो है ये उनके राइट्स में शामिल है। यानी मैं यूं कहूं कि किराएदार के हकूक में महफूज कब्जा और मुनसिफाना किराया जो है वो शामिल है। अगर मैं लैंड लॉर्ड की ड्यूटीज बताऊं तो उनमें प्रोटेक्ट द टेनेंट्स राइट, एक्सेप्ट द लॉफुल रेंट, फॉलो द प्रोसीजर ऑफ फॉर इविक्शन जो है, यानी जमींदार को किरायादार के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तरीक़ेकार पर अमल जो है वो करना चाहिए। जिस तरह कानून चाहे रास्ता दे तो वही मेथड जो है वो क्या किया जा सकता है, एडॉप्ट किया जा सकता है। इसके बाद है बेटा इविक्शन रिक्वायर रिटन नोटिस एंड लीगल सैंक्शन। ये मेरे ख्याल में पहले भी आया है कि किराएदार को निकालने के लिए तहरीरी नोटिस और कानूनी इजाजतनामा जो है वो क्या है, जरूरी है। रेंट इन्हांसमेंट मस्ट बी जस्टिफाइड बाय द लॉ और कस्टम। किराया बढ़ाने के लिए कानूनी या रिवायती जवाब जो है वो लाजमी है उसको देना। टेनेंट्स कैन अपील अगेंस्ट एक्सेस रेंट एंड इलीगल विक्शन। जो किरायादार है वो नाजायज किराया और गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ अपील जो है वो कर सकता है। द एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल टेनेंसी मैनेजमेंट, यानी कि ये कानून जरी किरायादारी जो है कि इंतजाम को जो है वो बेहतर करने के लिए बेसिकली बनाया। लैंडलॉर्ड कैन नॉट इविक्ट टेनेंट्स, कि लैंडलॉर्ड जो हैं वो टेनेंट्स को ऐसे इविक्ट नहीं कर सकते विदाउट द ऑर्डर और रेवेन्यू अथॉरिटी अप्रूवल। यानी कि मैं यूं कहूं बेटा कि जिम्मेदार जो है अदालत या रेवेन्यू की इजाजत के बगैर किराएदार को निकाल नहीं सकता। सिक्योरिटी टेन्योर प्रिवेंट, जो सिक्योरिटी टेन्योर हैं ये किससे प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं आर्बिट्रेरी इविक्शन, एक्सप्लॉयटेटिव रेंट और लैंड डिस्प्यूट से। यानी मैं यूं कहूं बेटा, जो किराएदार को आमतौर पर इस्तेहसार और बिला वजह निकाल ले जाने से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, वो बेसिकली जो है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो बेसिकली इनको प्रोवाइड करते हैं। और इन चीज़ों से आर्बिट्रेरी इन्फेक्शन है, एक्सप्लॉयटेटिव रेंट है और लैंड डिस्प्यूट्स है। इसके बाद है बेटा टेनेंट्स मस्ट पे रेंट, मेंटेन लैंड प्रॉपर्टी, कंपेल विद द लीज टर्म। यानी कि किरायादार को वक्त पर किराया देना और जमीन का दुरुस्त रखना जो है ये बेसिकली जो टेनेंट्स है, किरायादार है, इसके जिम्मे है। लैंडलॉर्ड में इंस्पेक्ट लैंड, जो लैंडलॉर्ड है वो लैंड की इंस्पेक्ट कर सकता है एट रीजनेबल टाइम, यानी जिम्मेदार मुनासिब वक्त पर जो है वो अपनी जमीन देख सकता है कि कहीं उसकी जमीन को नुकसान ना पहुंचाया गया। रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी, तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो आमतौर पर रिटन एंड क्लियर होना चाहिए, यानी कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो तहरीरी और शफाफ होना चाहिए। द एक्ट इनकरेज फेयर रेंट, टेनेंट सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कानून मुनसिफाना किराया और जर्री पैदावार को जो है फिरोग देने के लिए बनाया गया, ये इसको इनकरेज करता है। इलीगल विक्शन इज, अगर कोई गैर कानूनी बेदखली करे तो फिर वो जुर्म काउंट होगा और इस जुर्म की क्या होगी, सजा होगी, इसलिए इलीगल विक्शन इज पनिशेबल। डिस्प्यूट्स अंडर द एक्ट आर सेटल्ड बाय, डिस्प्यूट अंडर द एक्ट्स आर सेटल्ड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी
एंड इन सम केसेस मे बी सिविल कोर्ट्स। तो तनाज़ात अदालत या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं, तय करते हैं। टेनेंट्स कैन नॉट रिफ्यूज रेंट पेमेंट और मिस यूज लैंड, के जो टेनेंट्स हैं ये किराएदार को किराया देने से इनकार या जमीन का गलत इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा बेटा रेंट में बी इनहांस्ड बेस्ड ऑन कस्टम एंड लॉ। रेंट जो है, किराया जो है, कानून और रिवाज के मुताबिक ही क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। टेनेंट्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंड लीगल प्रोटेक्शन। जो टेनेंट्स हैं ये किराएदार को कब्जे का तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हकूक जो है वो फराहम करते हैं। लैंड लॉर्ड ड्यूटीज इंक्लूड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द राइट्स, एक्सेप्ट लॉफुल रेंट, फॉलो द इविक्शन प्रोसीजर, यानी कि किराएदार को कब्जे का तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हकूक जो है वो हासिल करते हैं। लैंडलॉर्ड जो है वो इनकी ड्यूटीज में शामिल है। रेंट एग्रीमेंट्स आर रिटन एंड इनफोर्सेबल। जो रेंट एग्रीमेंट होने चाहिए आमतौर पर वो कैसे हों, वो रिटन होने चाहिए और इनफोर्सेबल हो, यानी कि इजीली इंप्लीमेंटेड, आसानी से इंप्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट है किरायानामा तहरीरी और नाफिजुल अमल। इविक्शन विदाउट लीगल सैंक्शन इज, तो बगैर कानूनी इजाजत के बेदखली क्या होगी, इलीगल होगी, यानी जुर्म होगी, गैर कानूनी होगी। नेक्स्ट है बेटा एक्ट अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल टेनेंसी। ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये ज़री किराएदारी पर क्या होगा, लागू होगा। और आमतौर पर जो है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी इवेक्शन, यानी किराएदार को बिला वजह निकालने से ये जो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर है ये बचाती है। रेंट डिस्प्यूट आर रिजॉल्व बाय, रेंट डिस्प्यूट जो है इनको कैसे डिसॉल्व किया जाए, तो रेंट डिस्प्यूट आर रिजॉल्व्ड बाय, किराए के झगड़े जो हैं आमतौर पर अदालत या फिर रेवेन्यू या ऑफिसर्स या सिविल अदालतें जो हैं इनको देखती हैं, इनको सरंजाम देती हैं। टेनेंट्स मस्ट पे रेंट टाइमली, मेंटेन लैंड एंड कंपील विद द लीज ट्रीटमेंट। किराएदार को वक्त पर किराया देना और जमीन जो है वो क्या करनी चाहिए, दुरुस्त रखनी चाहिए, ये उनके जो है वो लाजमात में शामिल। इसके अलावा बेटा लैंड लॉर्ड कैन ओनली इविक्टेड टेनेंट। जो लैंड लॉर्ड है वो आमतौर पर इविक्टेड होगा, कैसे, बाय द लीगल प्रोसीजर। जिम्मेदार सिर्फ कानूनी तरीके से ही किराएदार को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। रेंट में बी फिक्स्ड, तो मैंने फिर ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप बताएंगे फिक्स्ड बाय कस्टम एंड बाय लॉ। इसके बाद है बेटा टेनेंट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट, टेनेंट्स जो है ये किसके अगेंस्ट अप्लाई होगा, एक्सेसिव रेंट एंड इलीगल इविक्शन, यानी किराएदार नाजायज किराया और गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। द एक्ट एम टू, एक्ट का जो बेसिक एम है या पर्पस है वो क्या है, प्रमोट एग्रीकल्चर, प्रमोट टेनेंट्स राइट, इंश्योर फेयर, यानी ज़राअत को प्रमोट करना, इसके अलावा जो काश्तकार है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इसके अलावा जो है ठीक किराया जो है वो तय करना। लीज टर्मिनेशन रिक्वायर, लीज टर्मिनेशन रिक्वायर लीगल सैंक्शन, के मुआहदा खत्म करने के लिए कानूनी इजाजत जो है वो जरूरी होगी। डिस्प्यूट्स आर रेफर्ड टू रेवेन्यू अथॉरिटीज, तनाज़ात जो है वो रेवेन्यू अफसर को क्या किए जाएं, भेजे जाते हैं। लैंड लॉर्ड में बी इंस्पेक्ट लैंड एट रीजनेबल टाइम, लैंड लॉर्ड जो है जिम्मेदार मुनासिब वक्त पर जो है वो जमीन क्या कर सकता है, देख सकता है। टेनेंट्स कैन नॉट मिस यूज द लैंड एंड रिफ्यूज द लॉफुल रेंट, जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, वो जमीन का गलत इस्तेमाल या किराया देने से इनकार नहीं कर सकते। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर प्रोटेक्ट्स टेनेंट्स फ्रॉम, जो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर है वो प्रोटेक्ट करती है टेनेंट्स को, किससे, आर्बिट्रेरी इविक्शन और एक्सप्लॉयटिव रेंट से, यानी कि ये जो सिक्योरिटी है ये किराएदार को नाजायज किराया और बिला वजह बेदखली से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। लीज एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एंड
फोर्सेबल, इनफोर्सेबल के किरायानामा तहरीरी और काबिल अमल हो। टेनेंट्स मस्ट बी पे रेंट, मेंटेन लैंड, कंपाइल विद द लीज कंडीशन। इविक्शन विदाउट लीगल सैंक्शन जो है वो क्या है बेटा, वो इलीगल है। इसके अलावा जो है लैंड लॉर्ड ड्यूटीज इंक्लूड, लैंड लॉर्ड की ड्यूटीज में क्या आता है, प्रोटेक्ट द राइट्स, एक्सेप्ट द लॉफुल रेंट, फॉलो द इविक्शन प्रोसीजर, रेंट डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय सिविल कोर्ट्स एज वेल एज रेवेन्यू अथॉरिटीज, टेनेंट्स मे बी इविक्टेड फ्रॉम नॉन पेमेंट रेंट, मिस यूज ऑफ लैंड एंड लीज वायलेशन जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो टेनेंट्स जो हैं जिनको क्या करती है, इविक्ट करती है। यानी बताने का मकसद यह है बेटा कि किराया ना देना, जमीन का गलत इस्तेमाल या मुआहदा तोड़ना जो है, यह टेनेंट्स को क्या करेगा, बेदखल कर देगा। द एक्ट रेगुलेट्स एग्रीकल्चरल टेनेंसी, टेनेंट्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंड लीगल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंड लीगल प्रोटेक्शन। Landlord cannot evict arbitrarily, increase the rent without justification, मीन के जो जिम्मेदार है वो नाजायज तौर पर किराया नहीं बढ़ा सकता और ना ही बिला वजह जो है वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इसके बाद है बेटा रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी, रेंट एग्रीमेंट जो है वो रिटन और रजिस्टर्ड जो है वो होना लाजमी है। Eviction required, written notice and law sanction. Rent may be enhanced based on custom and law. के रेंट जो है वो किसके मुताबिक होना चाहिए, किराया जो है रस्म रिवाज और कानून के मुताबिक होना चाहिए। Security of the tenure ensure protection against the arbitrary arbitrary eviction. यानी कि किराएदार नाजायज किराया और गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। टेनेंट्स कैन अपील अगेंस्ट एक्सेसिव रेंट एंड इलीगल इविक्शन। लैंडलॉर्ड्स ड्यूटीज इंक्लूड प्रोटेक्ट टेनेंट राइट्स, एक्सेप्ट लॉफुल रेंट, फॉलो इविक्शन प्रोसीजर। लीज एग्रीमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, रिटन एंड इनफोर्सेबल होना चाहिए। टेनेंट्स मस्ट पे रेंट, maintain land, comply with the lease condition. Rent disputes are resolved by civil courts as well as revenue authorities. Civil courts as well as revenue authorities. Eviction without legal sanction जो है यानी गैर कानूनी बेदखली क्या है, illegal. Security of the tenure, protect the tenants from arbitrary eviction and exploitative रेंट। एक्सप्लॉइटिव रेंट से ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। टेनेंट्स कैन अपील अगेंस्ट, टेनेंट्स जो हैं ये अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द एक्सेसिव रेंट एंड लीगल इविक्शन। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 प्राइमरली डील्स विद एग्रीकल्चरल टेनेंसी एंड रेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि ये जो टेनेंसी एक्ट है ये बेसिकली किससे डील करता है, एग्रीकल्चरल टेनेंसी एंड रेंट रेगुलेशन। ये कानून जर्री किराएदारी और किराए के ज़ाब्ते के बारे में जो है वो हमें बताता है। द एक्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट्स, फेयर रेंट एंड सिक्योरिटी टेन्योर। ये कानून किराएदार के हकूक, मुनसिफाना किराया और कब्जे के आमतौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको यकीनी बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, लेकिन इसमें हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है वो कंप्लीटली आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश की डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली इसमें बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो बार बार जो है इंटेंशनली रिपीट करने की कोशिश की गई हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में आई, ताकि आप बार बार सुनकर जो है वो अपने ब्रेन में सेव कर लें। तो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद आप कौन सा लेक्चर जो है वो सुनना चाहते हैं या कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, तो वो अपनी राय का जो है वो राय भी हमें ज़रूर दें ताकि हम उसको जो है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।